हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं वैशाली दुबे अनअकैडमी के लेट्स क्रैक एमपी एग्जाम्स पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं, जहां हमारे टॉप एजुकेटर्स लगातार आपकी क्लासेस ले रहे हैं दोस्तों। और आपके टेस्ट सीरीज के माध्यम से, एमसीक्यूज के माध्यम से आपके डाउट जो है वो क्लियर किए जा रहे हैं। यदि मैं अपने बारे में कहूँ तो मेरा नाम वैशाली दुबे है दोस्तों। और मैं आपकी एमपी की एमपीपीएससी प्लस व्यापम के सभी एग्जाम्स से रिलेटेड पूरा का पूरा एमपी जीके है वो कवर कर रही हूँ, जहां हम पढ़ रहे हैं मध्य प्रदेश के इतिहास के बारे में और मध्य प्रदेश में मध्यकालीन इतिहास के बारे में। और आज ये हमारा एमपी का सेकंड लेक्चर है। इसके पहले मैंने आपको पूरा एमपी के टॉपिक के बारे में बताया था कि हम एमपी के मध्य प्रदेश के मध्यकालीन इतिहास के बारे में हम क्या क्या पढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो एमपीपीएससी और यूपीएससी तथा व्यापम की सभी एग्जाम्स की तैयारी के लिए हमारी अनअकैडमी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको लाइव क्लासेस प्रोवाइड की जा रही हैं। आप अनलिमिटेड एक्सेस कर सकते हैं। क्विज तथा टेस्ट सीरीज के माध्यम से आप खुद को देख सकते हैं कि आपकी तैयारी कैसे चल रही है। हर एक टॉपिक जो आप कवर नहीं कर पाते हैं बुक से, वो यहाँ पे आपको कवर कराया जाता है दोस्तों। यहाँ हमारे टॉप एजुकेटर्स के रूप में पवन चौधरी सर, रूप सिंह यादव सर, अमित शुक्ला सर, शुभम सर जैसे बहुत ही आपको ऐसे एजुकेटर्स, हमारी जो टीम है वो लगातार आपको क्लासेस दे रही तथा मार्गदर्शित कर रही है दोस्तों। जहाँ पर आपके हर एक टॉपिक को बारीकी से आपको हर एक टॉपिक को अध्ययन कराया जाता है। यदि आप 1 साल का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो यह है आपका 7,000 का। लेकिन यदि आप मेरा कोड वैशाली 10 यूज करेंगे तब आपको यही पूरा का पूरा जो कोर्स होगा वह आपको मिलेगा मात्र 6,300 रुपये में दोस्तों। मात्र 6,300 में। कोड जरूर याद रखिएगा। कोड का नाम है वैशाली 10 दोस्तों। कोड का नाम क्या है? वैशाली 10 है। यदि आप 2020 और 2021 और एक ही बार में व्यापम के तथा एमपीपीएससी के प्री और मेंस को क्वालिफाइड करना चाहते हैं तो आपको 2 साल का सब्सक्रिप्शन बेहद ही फायदेमंद साबित होगा दोस्तों, क्योंकि यह है 8,400 का। लेकिन यदि आप मेरे कोड वैशाली 10 को यूज़ करेंगे तब आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। और उसके बाद में यह कोर्स है 7,560 रुपये में दोस्तों। मात्र 7,560 रुपये में। कोई ज़्यादा फीस नहीं है। देखिए कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। यहाँ पे 6,300 है 1 साल का और 2 साल का है हमारा 7,560 रुपये में। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा। मैंने इसके पहले आपसे कहा था कि मध्य प्रदेश के हम मध्यकालीन इतिहास पर बात करेंगे और हमने ये पूरा का पूरा सिलेबस डिस्कस किया था कि हम गौरी और ऐबक के मध्य प्रदेश पर आक्रमण पर, खिलजी और तुगलक के, फिर मालवा में पूरा साहित्य स्थापत्य कला को डिस्क्राइब करेंगे। फिर उसके बाद बुरहानपुर की गोंड वंश को, बुंदेलखंड रियासत को, बघेलखंड रियासत को हम डिस्क्राइब करेंगे। क्योंकि एमपीपीएससी के आप प्रीलिम्स के और मेंस के आप यदि पूरा का पूरा देखेंगे सिलेबस को तो अलग से ही अब आयोग ने ये गौंड वंश, बुंदेलखंड और बघेल वंश को डाला हुआ है। आप देखें तो फर्स्ट पेपर का जो 5th टॉपिक है। और यदि आप प्री की बात करें तो यह जो पढ़ता है पूरा का पूरा फर्स्ट यूनिट में ही आपको ये पूरा का पूरा मिलेगा। तो हमें इसे डिटेल में पढ़ने की आवश्यकता है। और हम ऐसा मान सकते हैं और ऐसा हम कह सकते हैं कि अब व्यापम के एग्जाम्स में एमपी की हिस्ट्री का वेटेज जो है वो ज़्यादा रहेगा, जैसे हमने 2019 के प्री के पेपर में देखा था। चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज दिल्ली सल्तनत काल। दोस्तों हम जानते हैं, हमने हिस्ट्री में पढ़ा होगा कि जो दिल्ली सल्तनत टाइम पीरियड था वो 1206 से लेकर 1526 तक था, जहां पे 5 वंशों ने लगातार जो है वो शासन किया था। यदि हम मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में 10वीं शताब्दी से ही आक्रमण जो है वो प्रारंभ हो चुके थे, जिनमें सन 1019 में महमूद गजनवी ने पहले ग्वालियर पर आक्रमण किया था। दोस्तों कहाँ पर आक्रमण किया था गजनवी ने? ग्वालियर पर आक्रमण किया था। फिर उसके बाद में दिल्ली सल्तनत के एक शासक हुआ था जिसका गुलाम वंश का संस्थापक था, वह था कुतुबुद्दीन ऐबक। और कुतुबुद्दीन ऐबक जो है उसने कहाँ पर शासन किया था? वो था बुंदेलखंड में। अब प्रारंभ कहाँ से होता है हमारा? गजनवी से। गजनवी ने आक्रमण कहाँ किया है? महमूद गजनी ने कहाँ आक्रमण किया है? तो ग्वालियर पर आक्रमण किया। अब हम देख रहे हैं कि कहाँ कहाँ कैसे कैसे आक्रमण होता है। तो पहले ग्वालियर, फिर उसके बाद में पूरा का पूरा जो हमारी चंबल घाटी, ग्वालियर तथा मालवा क्षेत्र,
इल्बरी तुर्क। हम जानते हैं कि इल्बरी तुर्कों के आक्रमण का जो असर था वो पूरा का पूरा चंबल घाटी क्षेत्र और उसके बाद में मालवा क्षेत्र पर काफी प्रभाव पड़ा। फिर आगे हम देखें तो मध्य प्रदेश में गौरी और गुलाम वंश में किन किन शासकों ने कैसे कैसे आक्रमण किया, ये वीडियो बहुत ही आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगी दोस्तों, क्योंकि आप नोट्स बनाइए, आप वीडियो देखते देखते नोट्स बनाइए, साथ ही साथ रिवीजन कीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको मेंस में, प्रीलिम्स में, एसआई में, व्यापम में, हर एक एग्जाम में आपको बहुत फायदेमंद होगी दोस्तों। यदि हम बात करें गौरी की, तो देखिए गौरी आया, गौरी ने ही तराइन का प्रथम युद्ध, गौरी के ही शासनकाल में तराइन का द्वितीय युद्ध होता है पृथ्वीराज चौहान तृतीय के साथ में। तो 1192 जो तराइन का दूसरा युद्ध था, तो तराइन के दूसरे युद्ध के पश्चात सन 1195 में ग्वालियर और मुरैना क्षेत्र पर गौरी ने आक्रमण किया। गौरी वहां पे पृथ्वीराज चौहान को पराजित कराया दूसरे युद्ध में तराइन के। फिर आता है कहां पर कूच की उसने, मध्य प्रदेश में कूच की, और मध्य प्रदेश में भी कहाँ की, तो पूरा का पूरा, क्योंकि प्रवेश कहाँ से किया उसने, ग्वालियर, फिर इस साइड से आया तो ये पूरा का पूरा मुरैना, ग्वालियर मुरैना आया। फिर उसके बाद में सन 1195 में गौरी एवं ऐबक, क्योंकि गौरी का ही एक दास हुआ करता था जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, तो गौरी एवं ऐबक ने त्रिभुवनगढ़ पर आक्रमण किया दोस्तों। ये जरूर याद रखिएगा कहाँ आक्रमण किया है, त्रिभुवनगढ़। ये त्रिभुवनगढ़ कहाँ आता है, अब क्वेश्चन ये भी उठ रहा होगा। तो ये जो त्रिभुवनगढ़ आता है दोस्तों, ये आता है ग्वालियर में, त्रिभुवनगढ़। और त्रिभुवनगढ़ को जीतने के पश्चात ग्वालियर दुर्ग पर कब्जा किया। पूरा का पूरा ग्वालियर दुर्ग किसके कब्जे में आ गया है, गौरी और ऐबक के कब्जे में। तो हमने स्टार्टिंग से देखा कि जब गजनवी आता है तो उसने कहाँ पर आक्रमण किया था, ग्वालियर पर। फिर उसके बाद पूरा का पूरा चंबल घाटी क्षेत्र और साथ ही साथ हमारा मालवा जो क्षेत्र था वो तुर्कों के अधीन चला जाता है। फिर हमने देखा कि गौरी और ऐबक ने तराइन के युद्ध के पश्चात सन 1195 में 1196 में कहाँ आक्रमण किया है, त्रिभुवनगढ़ पर आक्रमण किया है, जहां पर उन्होंने ग्वालियर के दुर्ग पर कब्जा कर लिया है। चलो ग्वालियर जीत लिया। ग्वालियर के बाद जस्ट नीचे आएंगे थोड़ा, तो हम देख रहे हैं कि 1202 में और 1203 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने बुंदेलखंड पर आक्रमण किया। इसके पहले भी हमने अभी पढ़ा था कि बुंदेलखंड को किसने जीता था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने जीता। और यहाँ पे उसने किसको पराजित किया, तो चंदेल शासक, क्योंकि पूरा का पूरा जो बुंदेलखंड क्षेत्र है यहाँ पर कौन शासन करता था, तो चंदेल शासक परमार्दी देव। दोस्तों ये जरूर याद रखना है हमें, किसका शासन था, तो परमार्दी देव का शासन था। और ऐबक ने किसे पराजित किया, परमार्दी देव को, और उसने पूरे बुंदेलखंड पर कब्जा कर लिया। अब बुंदेलखंड में कौन कौन से, जैसे कि कालिंजर, महोबा, खजुराहो, ये पूरा का पूरा जो क्षेत्र था अब किसके हाथों में चला गया था, ये चला गया था तुर्कों के, और तुर्कों में भी किसके, कुतुबुद्दीन ऐबक। तो गौरी ने सबसे पहले ग्वालियर और मुरैना पर आक्रमण किया। उसके बाद ऐबक ने सन 1195 में ग्वालियर के दुर्ग को जीता त्रिभुवनगढ़ पर कब्जा करने के बाद। उसके बाद सन 1202 में 1203 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने बुंदेलखंड पर आक्रमण किया, जहां उसने चंदेल शासक परमार्दी देव को पराजित किया और कालिंजर, महोबा और खजुराहो पर आक्रमण करके उसे अपने राज्य में शामिल कर लिया। उसके बाद अब ऐबक बढ़ा, बुंदेलखंड को जीत लिया, ग्वालियर को जीत लिया। अब ये बड़ा आगे कहाँ बढ़ता है, पश्चिमी मध्य प्रदेश में। कहाँ बढ़ता है दोस्तों, ये कहाँ बढ़ता है, पश्चिमी मध्य प्रदेश में, जहां पर उसने क्या है कि पूछा जा सकता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे आप आईएमपी लगा लीजिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि ऐबक ने मालवा पर कहाँ सबसे पहले आक्रमण किया था, तो वो था उज्जैन। क्योंकि अब व्यापम का कोई भरोसा नहीं है कि कहाँ से कौन सा क्वेश्चन डाल दे, और ऐसा ही कुछ हो गया है हमारा एमपीपीएससी आयोग, जहाँ पे हिस्ट्री का वेटेज है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। तो ऐबक अब जाता है कहाँ कूच करता है, मालवा पर, और मालवा में भी कहाँ करता है, तो उज्जैन पर। सन 1196 1197 में पहले ग्वालियर को जीताया, अब आया मालवा, सन 1196 में इसने उज्जैन पर आक्रमण किया। अब देखिए 1210 में जब ऐबक की मृत्यु हो जाती है, तब ग्वालियर के दुर्ग पर बिहार का एक शासक है जिसका नाम है विग्रह, वो कब्जा कर लेता है। देखिए लिंक करिए, ग्वालियर को जीत लिया था कब, 1195 में। फिर उसके बाद जब कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो जाती है, तो यहाँ पर एक
देखता रहता है कौन? विग्रह। कहाँ का शासक है ये? बिहार का। कि जैसे ही कुतुबुद्दीन ऐबक मर जाता है, इसकी मृत्यु हो जाती है, तो यहाँ से आगे कौन बढ़ता है? बिहार का शासक विग्रह आगे बढ़ता है और उसने ग्वालियर के दुर्ग पर कब्जा कर लिया जाता है। फिर उसके बाद में विग्रह, ये थोड़ा यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, कि विग्रह का पुत्र था कौन? मलयवर्मन। अब यहाँ पे झांसी और नरवर, ये वाला जो क्षेत्र था, ये कहाँ का था? बुंदेलखंड का। तो अब जब यहाँ पे इन लोगों ने क्या किया है, ग्वालियर के दुर्ग पर जब जीत ही रहे हैं हम, तो क्यों ना हम बुंदेलखंड को भी जीत लें। मतलब मृत्यु हो गई ऐबक की, तो सब कुछ जीत लिया किसने? विग्रह और उसके पुत्र मलयवर्मन ने। झांसी और नरवर पर क्या कर लेता है? ये कब्जा कर लेता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, ग्वालियर पर मलयवर्मन का जो अधिकार कब से कब तक रहता है, ये मलयवर्मन के सिक्कों से पता चलता है कि ग्वालियर पर उसका जो अधिकार था वो 1222 से लेकर 1223 तक था। कब से कब तक था? 1222 से लेकर 1223 तक था। यहाँ पे जब दिल्ली सल्तनत में कुतुबुद्दीन ऐबक का शासनकाल शुरू हो चुका है 1211 से लेकर 1236, और यहाँ पर अब ग्वालियर पर कौन शासन कर रहा है? विग्रह का पुत्र मलयवर्मन। आगे देखें दोस्तों, अब इल्तुतमिश आता है। अब इल्तुतमिश क्या करेगा? इल्तुतमिश भी आक्रमण करेगा। कहाँ पर? हमारे प्यारे मध्य प्रदेश में। कब से कब तक इसका शासन रहता है? 1211 से लेकर 1231, 1236 तक। यहाँ 36 है दोस्तों। नेक्स्ट, अब होता ये है कि 1231 में इल्तुतमिश ने ग्वालियर को घेरा। किससे घेरा? ग्वालियर को घेरेगा। और यहाँ पर चूंकि जब इल्तुतमिश क्या कर रहा था, ग्वालियर के दुर्ग को घेर रहा था, तब यहाँ पर किसकी? प्रतिहार शासक, यहाँ पे कौन निवास कर रहे थे? प्रतिहार शासक निवास कर रहे थे। और इल्तुतमिश को ग्वालियर के दुर्ग को जीतने में कड़ी मेहनत करनी पड़ी, क्योंकि इसने 11 माह तक किसको घेरे रखा? ग्वालियर दुर्ग को। आप समझ सकते हैं कि 11 माह तक ग्वालियर के दुर्ग को इल्तुतमिश जो है वो घेरे हुए है, प्रतिहार शासकों को लगातार पराजित करने की कोशिश कर रहा है। और कड़े संघर्ष के बाद में इल्तुतमिश ग्वालियर के दुर्ग को जीत लेता है। लेकिन इसमें मदद करता है कौन? मलय वर्मन का ही एक भाई होता है जिसका नाम है नरवर्मन। देखिए, जहां पर ग्वालियर पर किसका शासन था? मलयवर्मन का। और वहीं पे उसका भाई नरवर्मन जो है वो तुर्कों का सहयोग करता है, मतलब विश्वासघात करता है अपने परिवार के साथ। और किसका सहयोग करता है? इल्तुतमिश का। और इस प्रकार से इल्तुतमिश जो है वो नरवर्मन की मदद से पूरा का पूरा ग्वालियर का दुर्ग जीत लेता है। कोई ना कोई तोहफा देगा वो नरवर्मन को, तो तोहफे के रूप में उसे पूरा का पूरा शिवपुरी वाला जो क्षेत्र है वो दे देता है। किससे? इल्तुतमिश नरवर्मन को। आगे देखते हैं। स्टोरी क्लियर हो रही है ना दिमाग में? यदि आपके दिमाग में स्टोरी बनती जा रही है दोस्तों, तो समझ जाइए कि आपको याद होता जा रहा है और आपको समझ में आ रहा है दोस्तों। नेक्स्ट हम बात करें 1234। अब देखिए 31 में ये सब हो गया, ग्वालियर का दुर्ग जीत लिया। अब 1234 में क्या होता है? इल्तुतमिश मालवा अभियान के दौरान, इल्तुतमिश मालवा अभियान के दौरान भेलसा, वर्तमान में विदिशा वाला क्षेत्र, भेलसा पर आक्रमण करता है। किस पर? भेलसा पर आक्रमण करता है। और उसके बाद में अब यहाँ पर हो गया, कौन आक्रमण कर चुका है? इल्तुतमिश। फिर उसके बाद में सन 1251 में बलबन, कौन? 1251 में बलबन ने उलूग खां के नेतृत्व में कालिंजर पर आक्रमण किया। मतलब यहाँ पे ये अलग से एक फैक्ट है कि यहाँ पे 1251 में कौन? बलबन ने क्या किया है? इल्तुतमिश खत्म। इल्तुतमिश के बाद रजिया, रजिया के बाद नासिरुद्दीन महमूद। हमने हिस्ट्री में पढ़ा था ये कि सबसे पहले ऐबक आता है, फिर आराम शाह आता है, फिर इल्तुतमिश आता है, फिर रजिया, फिर रुकनुद्दीन फिरोज शाह आता, फिर रजिया आती है, फिर रजिया के बाद नासिरुद्दीन महमूद। और नासिरुद्दीन महमूद का ही क्या होता है? नाइब होता है बलबन। और ये टाइम पीरियड किसका चल रहा है? नासिरुद्दीन का ही। और नासिरुद्दीन का ही कौन है? एक प्रधानमंत्री है जिसको हम उस टाइम पे नायब के नाम से जाना जाता था, नाइब का पद होता था। और उस टाइम पे कौन है? नासिरुद्दीन का नाइब बलबन। और बलबन ने ही उलूग खां के नेतृत्व में कालिंजर पर क्या किया है? आक्रमण किया है। साथ ही साथ उसने चंदेरी और नरवर के राजा, चंदेरी और नरवर के राजा चहार देव या जहर देव पर भी आक्रमण किया था। तो क्वेश्चन ये बन सकता है कि चंदेरी और नरवर पर आक्रमण किसने किया, जहां राजा चहार देव एवं जहर देव को पराजित किसने किया? तो ये पूरा का पूरा क्वेश्चन बन सकता है।
हमने पहले गौरी देख लिया, फिर ऐबक देख लिया, इल्तुतमिश देख लिया और हमने बलबन देख लिया दोस्तों। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि किस प्रकार से मध्य प्रदेश में खिलजी शासन आता है। खिलजी शासन के बारे में हम बात करें यदि, तो मध्य प्रदेश में देखिए, सबसे पहले हम खिलजियों के बारे में जानते हैं कि 1290 से लेकर 1320 तक का जो शासनकाल है वो खिलजी शासनकाल के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, खिलजी वंश की जो स्थापना है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पर एक नई विचारधारा का सृजन हुआ था। पहले ऐसी विचारधारा थी कि सिर्फ उच्च वर्ग ही सत्ता रूढ़ हो सकता है, निम्न वर्ग का व्यक्ति निम्न ही रहेगा। लेकिन जो खिलजी थे वो क्या थे, अफगान की 64 जातियों में से एक थे, तुर्की जनजातियों में से ही एक थे। कौन? खिलजी। और ये बहुत ही निम्न वर्ग था, ये खिलजी जो थे वो बहुत ही निम्न वर्ग थे। और जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने क्या किया कि दिल्ली सल्तनत पर खिलजी वंश की स्थापना की, और इसे ही हम खिलजी क्रांति के नाम से भी इतिहास में इसे खिलजी क्रांति के नाम से ही जाना जाता है कि अब सिर्फ उच्च वर्ग ही सत्तारूढ़ नहीं हो सकता, निम्न वर्ग भी सत्तारूढ़ हो सकता है। इसी कारण इसे खिलजी क्रांति के नाम से भी जाना गया। नेक्स्ट हम देखते हैं मध्य प्रदेश में कैसा होता है। तो हुआ ये कि 1290 में, ये सॉरी 1290 है ये, कि 1290 में अलाउद्दीन द्वारा, शासनकाल किसका चल रहा था? जलालुद्दीन खिलजी का, क्योंकि ये क्या थे, इसके चाचा थे, साथ ही साथ ससुर जी भी थे। तो ये क्या है कि अलाउद्दीन द्वारा जलालुद्दीन के काल में मालवा पर आक्रमण किया, लेकिन ऐबक ने हराया किसको? उस टाइम पे मालवा पर शासन जो कर रहे थे वो परमार राजा भोज द्वितीय कर रहे थे। अब देखिए, स्टोरी यहाँ से अपन को खिलजियों की समझनी है। 1290 का टाइम पीरियड है। वृद्ध जलालुद्दीन, वृद्ध क्योंकि ये 65 साल के थे, ये जलालुद्दीन काफी वृद्ध थे खिलजी वंश के शासकों में। तो जलालुद्दीन के शासन काल में अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा मालवा पर आक्रमण किया गया, जहां अलाउद्दीन खिलजी ने परमार राजा भोज द्वितीय को पराजित किया। परिणाम क्या होगा? अलाउद्दीन खिलजी की विजय हुई और अलाउद्दीन खिलजी ने भेलसा के दुर्ग को जीत लिया। किसको जीत लिया है? भेलसा के दुर्ग को जीत लिया है। उसके बाद उसने, अब देखिए लगातार विजय देखिए, फिर उसके बाद हुआ ये कि 1292 में अलाउद्दीन खिलजी ने चंदेरी और विदिशा को जीता। 1292 में किसे जीता? चंदेरी और विदिशा को। 1290 में उसने कहाँ आक्रमण किया है? मालवा पर उसने किसे हराया है? राजा भोज द्वितीय को हराया है। भेलसा मतलब विदिशा वाले क्षेत्र को उसने जीत लिया। अब आगे बढ़ेगा तो पूरा उसने चंदेरी और विदिशा, वही क्षेत्र उसने पूरा चंदेरी और विदिशा वाले क्षेत्र को जीत लिया। अब हुआ ये कि अलाउद्दीन कर रहा था दक्षिण भारत के अभियान कर रहा था। अलाउद्दीन खिलजी के 2 अभियान है, एक उत्तर भारत के अभियान और एक दक्षिण भारत के अभियान, और विंध्याचल पर्वत को पार करके दक्षिण भारत में आने वाला अलाउद्दीन खिलजी पहला शासक था। तो हुआ ये कि जब 1294 में अलाउद्दीन खिलजी देवगिरी अभियान कर रहा था, तो उसमें उसका एक सेनापति था जिसका नाम था ऐन उल मुल्क। ये पूछा जा सकता है कि ऐन उल मुल्क किसका सेनापति है? अब एमपीपीएससी प्री में आप 19 में देख सकते हैं कि ऐसा ही ये क्वेश्चन आया है, तो कमेंट बॉक्स में बताइए कि वो क्वेश्चन कौन सा था। तो देखिए, उसका सेनापति कौन था? ऐन उल मुल्क ने मालवा पर ही एक शासक हुआ करते थे जिनका नाम है हरनंद कोका। ये मालवा के ही परमार शासक थे हरनंद कोका, जिनको किसने पराजित कर दिया? अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति ऐन उल मुल्क ने। ऐन उल मुल्क ने किसे पराजित कर दिया है यहाँ पे? हरनंद कोका को। अब एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, वो ये है कि दमोह से 28 किलोमीटर दूर, दमोह से 28 किलोमीटर दूर एक ग्राम है जिसका नाम है सलैया। क्योंकि मैं दमोह की ही निवासी हूँ दोस्तों, और यहाँ पर ही मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मिला है कि दमोह से 28 किलोमीटर दूर एक ग्राम है जिसका नाम है सलैया, और यहाँ से एक शिलालेख प्राप्त हुआ है जो कब का है? सन 1309 ईस्वी का है, जिसमें हुआ क्या है? इस जो शिलालेख प्राप्त हुआ है इसमें कहा गया है कि अलाउद्दीन खिलजी जो है वो सार्वभौमिक शासक है, मतलब जो पूरा का पूरा सभी हर जगह उसकी सत्ता है वो व्याप्त है, या विश्व विजेता के रूप में उसे दर्शाया गया है।
ये पूछा जा सकता है दोस्तों, इसे याद रखिए कि किस अभिलेख में या किस शिलालेख में और कहाँ से प्राप्त हुआ है। तो कहाँ से प्राप्त हुआ है? दमोह से 28 किलोमीटर दूर एक सलैया ग्राम है, जहाँ एक शिलालेख प्राप्त हुआ है, सन 1309 का है, और जिसमें अलाउद्दीन खिलजी को सार्वभौम शासक के रूप में जाना गया है। दोस्तों, आज ये हमारा खिलजी वंश जो है, हमने तुगलक के बारे में अब हम कल पढ़ेंगे, और मैं आपको कोशिश करूंगी कि कम टाइम पीरियड में ही हम पूरे के पूरे लेक्चर को यही याद करने की कोशिश करें। दोस्तों, आप मेरा कोड ज़रूर याद रखिए, जो है मेरा वैशाली 10 है। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों, तो इसे शेयर कीजिए और नोट जाइए, क्योंकि नोट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। और खास करके ये हिस्ट्री, एमपी की हिस्ट्री जो है वो थोड़ा टफ पार्ट पड़ता है, इस वजह से आप इसको लिखते जाइए। आपके हर एमपी के हर एक एग्जाम में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। दोस्तों, सरकार का सहयोग कीजिए, घर पर ही रहिए, स्टे होम, स्टे सेफ। धन्यवाद।